हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस और टर्म 2 की तैयारी कर रहे हैं हम। यहाँ पे सेकंड बुक का जो चैप्टर 6 है लोकतांत्रिक पुनरुत्थान, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। एक बार सेकंड टर्म का आपका सिलेबस देख लो। जो टर्म 2 का सिलेबस है इसमें आपका सेकंड बुक से आ रहा है 5वां चैप्टर, 6वां चैप्टर और 9वां चैप्टर। और ये जो पहली बुक से आ रहे हैं ये मैं आपको पहले करा चुका हूँ। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपने नहीं देखे तो वीडियो जरूर देख लो उसकी, ठीक है। और छठे चैप्टर की बात कर रहे हैं, इसका नाम जो है चेंज हो गया है। पहले आपकी बुक में, अगर आप बुक में देखोगे तो उसका नाम आपको मिलेगा लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, लेकिन इसका नया नाम है लोकतांत्रिक पुनरुत्थान या फिर डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस, ठीक है। ये इसका नया नाम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए इसमें ना कुछ नए टॉपिक जुड़ गए हैं, ठीक है। कुछ नए टॉपिक जुड़े हुए हैं जो कि आपको देखने हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो चैप्टर की जो वीडियो है ये आपको बिल्कुल विस्तार से देखनी है। और यहाँ पे मैंने इस चैप्टर को 4 पार्ट में बनाया हुआ है, जहाँ पे आपको एक एक चीज़ पढ़ा रखी है। एनसीईआरटी में से जो है वो तो बताया ही है आपको, और जो न्यू टॉपिक जुड़े हुए हैं वो भी आपको बता रखे हैं। तो आपको विस्तार से समझना है तो ये 4 वीडियो जरूर देखो। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। अब चलते हैं इस वीडियो में और देखते हैं। मेरा नाम है सतेंद्र प्रताप, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, एकलव्य स्टडी पॉइंट, ये मेरा यूजर नेम है। तो शॉर्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। छोटे क्वेश्चन सबसे पहले करेंगे, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि कौन से चुनाव में कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। तो ये 1971 के जो चुनाव थे, इस वाले चुनाव में ये नारा दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 1974 में गुजरात और बिहार में किस दल की सरकार थी, कौन सी पार्टी की सरकार थी? कांग्रेस की। अब आप सोचोगे कि ये गुजरात और बिहार का स्पेशल क्वेश्चन क्यों बनाया गया और 1974 का ही क्यों पूछा गया है? क्योंकि भाई देखो यहाँ इन दो स्टेट से आंदोलन शुरू हुआ था। एक आंदोलन जो कि स्टूडेंट आंदोलन था, लेकिन उसमें बाद में नेता वगैरह जुड़ गए थे, तो ये एक जन आंदोलन भी बन गया था बाद के समय में। तो इसको हम आगे पढ़ेंगे। देखो लॉन्ग क्वेश्चन में बताया हुआ है तो इंपॉर्टेंट है इसलिए बताया यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि 1974 की रेल हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? तो जो जॉर्ज फर्नांडिस थे, इन्होंने उसका नेतृत्व किया था। ये तीनों क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में आए हुए हैं पेपर में, इसलिए आपको इस पे ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी पार्टी जो है उसका नेतृत्व किसके नेतृत्व में बनी थी? तो ये जगजीवन राम जो थे, इनके नेतृत्व में ये पार्टी बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखो 1977 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें अगर हम बात करें, एक तरफ इंदिरा गांधी और उसके साथ कम्युनिस्ट पार्टी वगैरह थी, दूसरी तरफ पूरा विपक्ष था, ठीक है, जनता पार्टी जिसमें शामिल थे सभी। तो इन्होंने चुनाव लड़ा था और इसमें अगर हम बात करें 542 सीटों में इसको कितनी मिली, जनता पार्टी को कितनी मिली या फिर उसके साथी दलों को कितनी मिली? तो इनको टोटल 330 सीटें मिली थी। और ये पहली बार ऐसा हुआ था, पहली बार यानी आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ था 1977 में कि लोकसभा के चुनाव में किसी पार्टी को, वैसे तो ये कई सारी पार्टियों का गठबंधन था, ठीक है, किसी पार्टी को, यानी आप ये समझ लो कि गैर कांग्रेसी पार्टी को लोकसभा में इतनी सारी सीटें मिली और उसने सरकार बनाया हो, ठीक है, लोकसभा में, मतलब यानी कि केंद्र की सरकार बनाई हो, ऐसा पहली बार हुआ था। इससे पहले आप देखोगे कांग्रेस कांग्रेस, हर जगह आपको कांग्रेस दिखेगी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए पूछा जाता है पेपर में। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि मार्क्सवादी लेनिनवादी समूहों की विचारधारा का उल्लेख कीजिए, इसको किस नए नाम से जाना जाता था? मार्क्सवादी और लेनिनवादी ये जो समूह था, ठीक है, इसको नक्सलवादी नाम से भी जाना जाता था। तो नया नाम आप नक्सलवादी ही समझ लो। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर को। देखिए क्या था कि भारत में कुछ समूह ऐसे थे जो संसदीय राजनीति में विश्वास नहीं करते थे। ये जो हमारे यहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, जो संसद वाला सिस्टम था, इस पे विश्वास नहीं करते थे ये लोग। इन समूहों ने मौजूदा राजनीतिक प्रणाली, जो उस समय में राजनीतिक प्रणाली थी और आज के समय में भी ऐसे लोकतंत्र ही है, तो इन्होंने यानी कि जो राजनीतिक प्रणाली थी और जो पूंजीवादी व्यवस्था है, इसको खत्म करने के लिए हथियार उठाए और राज्य विरोधी तकनीकों का सहारा लिया, यानी कि कानून के खिलाफ जाकर, और इन्होंने हथियार उठा लिए और गलत तरीकों को अपनाया, ठीक है। तो ये जो समूह है ये मार्क्सवादी लेनिनवादी, इनको माओवादी भी कहा जाता है और इनको नक्सलवादी के नाम से भी जाना जाता है। तो इम्पोर्टेंट है और ये पश्चिम बंगाल में ज़्यादा सक्रिय थे, ठीक है, और वर्तमान समय में कई राज्यों में सक्रिय हैं। और ये आंदोलन जरूर शुरू हुआ था पूंजीवादी और एक व्यवस्था के खिलाफ, लेकिन अब के समय में नक्सलवादी आंदोलन एक तरह से आतंकवादी आंदोलन के समान हो गया, आप ये समझ लो, क्योंकि ये भारतीय सेना पे हमला करते हैं, ठीक है, कई सारे सैनिक जो हैं इनके द्वारा मारे गए हैं।
तो ये जो सिस्टम है ये कहीं ना कहीं कम्युनिज्म और ये वामपंथी वाले सिस्टम से आया है, तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आपसे पूछा जाए पेपर में। अगला क्वेश्चन है कि 1971-72 के पश्चात भारत सरकार के सामने आने वाली किन्हीं दो समस्याओं का वर्णन करो। अब देखो यहाँ पे मैंने टोटल आपके सामने 3-4 पॉइंट रख दिए, तो आपको इनमें से कोई 2 पॉइंट अगर पेपर में आते हैं तो आपको वो बताने हैं। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट आपके सामने है कि बांग्लादेश संकट, आपको पता है इसी समय हुआ था, तो बांग्लादेश संकट के समय भारत की जो अर्थव्यवस्था थी उस पर काफी बोझ पड़ा था। क्यों? क्योंकि 80 लाख शरणार्थी लोग जो पूर्वी पाकिस्तान से भारत की तरफ आ गए थे, तो इनकी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था पे काफी बोझ पड़ रहा था। तो पहला पॉइंट ये हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, इसको आप बता सकते हो। सेकेंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे देखिए, भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया था, और जब ये युद्ध हुआ था इसके पश्चात क्या हुआ था कि जो अमेरिका है, यूएसए जो है, इसने भारत को हर तरह की सहायता देनी बंद कर दी थी। तो ये सेकंड पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिए। इसके बाद एक नेक्स्ट पॉइंट है कि अरब इजराइल युद्ध हुआ था, ठीक है, इसी 72 के बाद ही, 1971-72 के बाद हुआ था ये। तो जब ये युद्ध हुआ ना, उस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो तेल की कीमतें थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो ये तीसरा आपका पॉइंट बन जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि देश में महंगाई काफ़ी तेजी से बढ़ रही थी, ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपके लिए बन जाता है। तो ये 4 आपके सामने पॉइंट रखे हुए हैं, 3-4 पॉइंट, इसमें से कोई 2 पॉइंट आपको जो सही लगे आप पेपर में लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, गुजरात के छात्र आंदोलन पर चर्चा कीजिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन ही आ सकता है अलग से कि गुजरात के छात्र आंदोलन पर चर्चा करो, बिहार के छात्र आंदोलन पर चर्चा करो, या फिर कंबाइन करके भी पूछा जा सकता है कि 1974 के गुजरात और बिहार के छात्र आंदोलन पे चर्चा करो। मैंने दोनों तरह के क्वेश्चन आपके सामने रखे हुए हैं, मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको अलग अलग करके भी बता रहा हूँ। तो देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं गुजरात का जो स्टूडेंट आंदोलन था उस पर। तो 1974 के जनवरी, यानी जो पहला महीना था 1974 का जनवरी महीना, इसमें गुजरात में जो स्टूडेंट थे उन्होंने क्या करा, एक आंदोलन शुरू कर दिया। अब ये जो आंदोलन था किस लिए था, क्योंकि मुद्दा क्या था आंदोलन का, तो मुद्दा ये था कि भाई खाद्यान्न की कमी हो रही थी, दाम वगैरह बढ़ रहे थे, जो खाद्य तेल थे या जो अन्य ज़रूरत की जो वस्तुएं थे उनकी कीमत बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, बहुत ज़्यादा दाम बढ़ रहे थे, यानी कि महंगाई बढ़ रही थी, भ्रष्टाचार हो रहा था। तो इन सब मुद्दों के को लेकर जो स्टूडेंट थे उन्होंने क्या करा, आंदोलन शुरू करा। और जब स्टूडेंट आंदोलन में आए तो जो राजनीतिक पार्टियां होती है, देखिए राजनीतिक पार्टियां ना जो विपक्ष में होती हैं, वो ऐसे कोई भी आंदोलन हो तो विपक्षी जो पार्टियां होती हैं उनको रोटी सेकने का मौका मिल जाता है, राजनीतिक रोटियां सेकने का। यानी कि उन पार्टियों का कोई मतलब नहीं होता स्टूडेंट से, उनको कोई मतलब हमदर्दी वगैरह नहीं होती, उनको कुल मिला के ये होता है कि उनको अपनी सत्ता चाहिए होती है। तो वो भी पार्टियां हमेशा ऐसे आंदोलनों में शामिल हो जाती हैं। तो उस समय भी यही हुआ कि राजनीतिक पार्टियां जो थी वो शामिल हो गई। इसके बाद देखते हैं, गुजरात में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। विपक्ष ने राज्य विधानसभा के जो चुनाव थे वो दोबारा कराने की मांग कर दी थी। और जो मोरारजी देसाई थे, इन्होंने चुनाव दोबारा ना कराने पे इन्होंने ये कह दिया, अगर चुनाव दोबारा नहीं कराओगे ना तो मैं भूख हड़ताल पे बैठ जाऊंगा, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे, ठीक है। और ऐसा क्या हुआ, फिर सरकार को ये लगा कि भाई आंदोलन जो है बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है, तो इन्होंने 1975 में चुनाव करा दिए और इसमें कांग्रेस हार गई। और हारना तो तय था क्योंकि जो माहौल जो था इनके खिलाफ बन रहा था, तो वही हुआ। अब देखो गुजरात में ये सब हो चुका है, ठीक है। इसी के साथ साथ एक दूसरे स्टेट में भी आंदोलन शुरू हो गया था जो कि बिहार था। तो ये गुजरात और मुद्दे एक ही थे, मुद्दे दोनों जगह एक थे, ये आपको याद रखने हैं, इसीलिए कंबाइन करके भी क्वेश्चन बनाया है, वहां पे भी बताऊंगा। अब बात कर लेते हैं बिहार वाले आंदोलन की। देखिए 1974 के वहां पे जनवरी में शुरू हुआ था, पहले महीने में, यहाँ पे तीसरे महीने में यानी कि मार्च महीने में बिहार में छात्र जो स्टूडेंट जो आंदोलन था वो शुरू हो गया। मुद्दा क्या था इनका भी मुद्दा कुछ ऐसा ही था कि कीमतें बढ़ रही थी, खाद्यान्न का अभाव हो रहा था, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इन सब मुद्दों को लेकर इन्होंने आंदोलन शुरू करा था। छात्रों ने क्या था उस समय में, जेपी नारायण, जो जयप्रकाश नारायण, जो समाजवादी विचारधारा के नेता थे, जो कि अपनी सक्रिय राजनीति जो थी वो छोड़ चुके थे, ठीक है। तो इन्होंने ये राजनीति छोड़ दी थी, तो इन्होंने निमंत्रण दिया कि आप आइए हमारे आंदोलन में शामिल हो जाइए। उनको बुलावा भेजा, इनको जब ये बुलावा मिला तो इन्होंने उसको स्वीकार कर लिया, लेकिन 2 शर्त रख दी। तो क्वेश्चन कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि जेपी नारायण ने बिहार आंदोलन में शामिल होते समय कौन सी 2 शर्तें रखी थी। तो ये ऐसे भी शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं, तो ये भी याद रखो। तो इन्होंने 2 शर्त ये रखी कि आंदोलन जो होगा वो अहिंसक होगा, यानी किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद बिल्कुल नहीं होना चाहिए तुम्हारे आंदोलन में, ये शर्त रख दी। सेकंड शर्त जो थी वो ये थी कि आंदोलन सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसको
अन्य स्टेट में भी ले जाएंगे, और मतलब राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाने का उनका विचार था। तो ये कहने का मतलब है। आगे देखिए क्या होता है। सभी वर्गों के लोग इस आंदोलन में जुड़ गए, ठीक है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो कोई भी हो, सभी वर्ग के लोग जो थे वो जुड़ गए, क्योंकि सभी उस समय परेशान थे। जेपी नारायण ने बिहार की कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करने की मांग कर दी कि ये जो बिहार की सरकार है उसे बर्खास्त करो, क्योंकि देखो गुजरात में तो चुनाव करवा चुके हैं वो, और वहां से कांग्रेस की सरकार खत्म हो चुकी है। अब बिहार में भी यही बात हो रही थी कि अब यहाँ से भी तुम्हें खत्म करना है, बर्खास्त करो। तो इन्होंने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दायरे में संपूर्ण क्रांति का आह्वान कर दिया कि आ जाओ सभी, जुड़ जाओ, ठीक है, ताकि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना हो सके, ऐसा जेपी ने कहा था। बिहार सरकार के खिलाफ लगातार घेराव हो रहा था, बंद चल रहे थे, हड़तालें चल रही थी, ये सब हो रहा था, और इनसे बार बार दबाव बनाया जा रहा था कि भाई इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। सरकार ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया, ठीक है, बिल्कुल मना कर दिया, क्योंकि इन्हें पता था अगर इस्तीफा देंगे तो भी सत्ता जानी है, चुनाव दोबारा करवाते हैं अगर मान लो तो भी सत्ता जानी है, और सत्ता ये खोना नहीं चाह रहे थे, तो इन्होंने इनकार कर दिया। तो ये बातें बढ़ने लगी, फिर ये आंदोलन दिल्ली की तरफ पहुंचा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन यही है, इसी से रिलेटेड जोड़ दिया है मैंने कि 1974-75 के बिहार तथा गुजरात आंदोलनों से क्या अभिप्राय है। मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि आप अलग अलग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, गुजरात का, बिहार का या गुजरात का, और हो सकता है कि एक साथ भी पूछ ले। अब एक साथ पूछ लिया तो आपको दोनों ही आपने पढ़ लिया तो आप आराम से बता दोगे कि 1974-75 में बिहार और गुजरात में छात्र आंदोलन हुए थे, ठीक है। ये जो आंदोलन थे, ये खाद्यान्न, खाद्य तेल और जो जो जरूरत के सामान थे उसके जो दाम बढ़ रहे थे उसकी वजह से, और भ्रष्टाचार की वजह से ये आंदोलन किए गए थे। गुजरात में आंदोलन को विपक्षी दलों ने समर्थन दिया था, और बिहार में किसने समर्थन दे दिया था, जेपी नारायण ने समर्थन दिया था। ये जस्ट सारी चीज़ें अभी हम पढ़ के आए, तो यही आपको यहाँ पे बताना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसद मार्च का नेतृत्व कब और किसने किया, विस्तार से समझिए। तो देखिए 1975 में जयप्रकाश नारायण जो थे, इन्होंने जनता से संसद मार्च का नेतृत्व करने को कहा। देश की राजधानी में अब तक यानी कि इतनी बड़ी रैली कभी नहीं हुई थी, संसद चलो, ये जो इनकी रैली थी, इतनी बड़ी रैली कभी नहीं हुई थी। इतनी बड़ी का मतलब क्या है, यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे, हर वर्ग के लोग जो थे वो यहाँ पे शामिल हो गए थे, ठीक है। जेपी नारायण को अब भारतीय जनसंघ का भी समर्थन मिल गया था, क्योंकि उन्हें पता लग गया था कि भाई हमेशा यही होता है, ठीक है, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या अन्य पार्टी हो, जो पार्टी सत्ता में रहती है उसके खिलाफ अगर विपक्ष को मौका मिल जाए, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, तो वो तुरंत ही क्या करती है, राजनीति अपने चमकाना शुरू कर देती है। तो वही यहाँ पे हो रहा था। तो भारतीय जनसंघ, कांग्रेस ओ, भारतीय लोकदल, सोशलिस्ट पार्टी और गैर कांग्रेसी जो पार्टी थी, सभी ने समर्थन दे दिया जेपी नारायण को, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इंदिरा गांधी का एक विकल्प है, यानी इसका विकल्प के रूप में देखा जा रहा था जेपी नारायण को, कि इंदिरा को हटा के जेपी को लाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन जेपी जो थे वो सत्ता के भूखे नहीं थे, सत्ता के लिए नहीं आए थे, क्योंकि सक्रिय राजनीति वो पहले ही छोड़ चुके हैं, ठीक है। बस वो आंदोलन में शामिल हुए थे, और उनका आंदोलन सरकार के खिलाफ था। ये चीजें समझना है, ठीक है। तो ये हुआ, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है। और आपको नोट्स जो है हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, eklavyastudypoint.com, आपको गूगल पे सर्च करना, आपको हिंदी मीडियम में इस पे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नक्सलवादी आंदोलन के किन्हीं दो परिणामों का वर्णन कीजिए। ये भी पूछा जा सकता है भाई, अभी हमने नक्सलवाद वाला क्वेश्चन करा था। तो देखिए नक्सलवादी आंदोलन ने धनी जो पैसे वाले लोग थे उनसे बलपूर्वक जमीन को छीनकर गरीब और भूमिहीन लोगों को दे दिया था। आज के समय में बात करें तो 9 राज्यों में 75 जिले जो हैं वो इस आंदोलन से प्रभावित है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। और अगला क्वेश्चन है कि आपातकाल की घोषणा के विरोध में किन साहित्यकारों ने अपनी पदवियां लौटा दी थी। तो पद्म भूषण से सम्मानित कन्नड़ लेखक थे जिनका नाम है शिवराम कारंत। इन्होंने अपनी पद्मश्री जो इनको अवार्ड मिला हुआ था, इनको पद्म भूषण मिला हुआ था तो इन्होंने वो लौटा दिया। इनको पद्मश्री मिला हुआ था फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है। इन्होंने भी अपनी पदवी जो थी लौटा दी थी। क्यों लौटाई थी? क्योंकि ये उस समय लोकतंत्र का दमन किया गया था, यानी लोकतंत्र को तबाह कर दिया गया था, ठीक है, इमरजेंसी लगा के, आपातकाल लगा के। तो इन्होंने उसका विरोध करने का एक तरीका अपनाया कि अपनी जो इनको अवार्ड्स मिले हुए थे वो अवार्ड्स ही वापस कर दिए। अगला क्वेश्चन देखिए, आपातकाल के परिणाम बताइए, ठीक है, क्या परिणाम हुए। तो देखिए विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया गया, पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट देखिए, धरना प्रदर्शन हड़ताल जो थी उस पर तुरंत ही रोक लगा दी गई।
जो मीडिया था, प्रेस था, उस पर भी सेंसरशिप लगा दी कि अब तुम कुछ भी सरकार के खिलाफ नहीं छाप सकते हो। चौथा पॉइंट देखिए कि राष्ट्रीय जो स्वयंसेवक संघ है, जो आरएसएस है, और जो इस जमाते इस्लामी है, ऐसे जो संगठन है, इस पे भी प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है। नागरिकों को मौलिक अधिकार इनके निष्प्रभावी कर दिए गए थे। सरकार ने निवारक नजरबंदी कानून के तहत लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने कुछ गलत नहीं किया था उनको भी गिरफ्तार कर लिया, सबको कर लिया। इंडियन एक्सप्रेस और स्टेटमेंट जैसे अखबारों को सरकार के खिलाफ या सरकार से रिलेटेड खबरों को छापने से रोका गया। और तो ये क्या करते थे, जहां पे सरकार से रिलेटेड खबर छापनी होती थी उस जगह पे खाली छोड़ देते थे, कुछ लिखते ही नहीं थे। तो इस तरीके से ये करना पड़ा। और जो सेमिनार और मेन स्ट्रीम जैसी जो मैगजीन थी, इन मैगजीन ने तो उस टाइम पे मैगजीन छापना ही बंद कर दिया था। ठीक है, उसका प्रकाशन ही बंद कर दिया था। और ये जो लेखक थे शिवराम कारंत और फणीश्वर रेणु, इन्होंने अपनी पदवी लौटा दी थी, अवार्ड लौटा दिए थे, अभी जस्ट हमने इससे पहले पढ़ाई है। तो ये कुछ परिणाम है कि ऐसा ऐसा हुआ था। तो पेपर में काफ़ी आता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बार देखिए, ये ऑप्शन में 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, आंसर एक जैसा ही बनेगा तीनों का। एक बार आप क्वेश्चन को पढ़ लो। क्या 1975 में आपातकाल की घोषणा करना जरूरी था? कोई 3 उपयुक्त तर्क आपको देने हैं। ठीक है। इंदिरा गांधी के पास आपातकाल के अलावा कोई रास्ता नहीं था। इस कथन की पक्ष और विपक्ष दोनों के बारे में आपको बताना है। आपको पक्ष में भी बताना और विपक्ष में भी। ज्यादातर ये बीच वाला क्वेश्चन जो है इसी के चांस से आने के, क्योंकि ये पक्ष और विपक्ष वाला कई बार पेपर में आया हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 1975 के आपातकाल की घोषणा से संबंधित विवादों का आकलन कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसी आंसर में ये तीनों ही छुपे हुए हैं, ध्यान से आप देख लो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, पक्ष में बोलते हैं। मान लो कि आप इंदिरा गांधी के आपातकाल के पक्ष में थे, हालांकि मैं पक्ष में नहीं हूं, लेकिन फिर भी ये मान लेते हैं कि चलो पक्ष में थे। तो फिर आप क्या बोलोगे पॉइंट? तो आपको पेपर में इस तरीके से लिखना है। देखिए, इंदिरा गांधी को ऐसा लगा कि जो विपक्ष है वो विरोध और हड़ताल करना, ठीक है, उनका निरंतर जो बार बार वो विरोध करते थे, हड़ताल करते थे, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, ऐसा इंदिरा गांधी को लगा। विपक्ष जो है एक चुनी हुई सरकार को काम करने से रोक रही है, उनके पास न्यायपालिका, और हाँ ठीक है, उनके अनुसार ये तो मतलब विपक्ष तो रोक ही रहा है। एक पॉइंट ये भी बन जाता है, ये अलग लिखना था वैसे मुझे, मैंने साथ में लिख दिया। तो देखिए इसको देखते हैं यहाँ से। इनके अनुसार न्यायपालिका भी सरकार के रास्ते में रुकावट बन रही है, क्योंकि न्यायपालिका से भी सरकार का विवाद हो गया था। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट बन जाता है। इसके बाद इंदिरा के अनुसार विघटनकारी शक्तियां किसको कहा था? ये जो विपक्ष जो और ये जो मतलब एकजुट हो रहे थे उनको कहा था इन्होंने। उनके अनुसार विघटनकारी शक्तियां उनके जो 20 सूत्री कार्यक्रम जो उन्होंने लागू किया था, ये भी आगे मैं इस पे क्वेश्चन बनाया हुआ है, बताऊंगा क्या है ये। ठीक है, जो लागू करना चाह रही थी उसमें रुकावट पैदा कर रहा है, ऐसा इंदिरा को लग रहा था। और इनका कहना था कि सरकार को गैर संवैधानिक यानी गलत तरीके से हटाना चाह रहे हैं, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार को गलत तरीके से ये हटाना चाह रहे हैं, ये लग रहा था। ऐसे में हम कह सकते हैं कि इंदिरा गांधी के पास इस स्थिति से निपटने के लिए आपातकाल के अलावा कोई रास्ता नहीं था। ये तो हो गया इसके पक्ष में कि भाई तुम चाहते हो हाँ आपातकाल लगना चाहिए। अगर मान लो वो बोले कि भाई इसके विपक्ष में बोलो, तो विपक्ष में कैसे बोलना है? तो ये भी देखिए, लोकतंत्र में जनता को सरकार का विरोध करने और आंदोलन करने का अधिकार होता है, ये आप सभी जानते हैं, क्योंकि भाई संविधान हमारा अधिकार देता है, हम आंदोलन कर सकते हैं शांतिपूर्वक तरीके से, बिना मार काट लड़ाई झगड़े के, और बिना किसी दूसरे को तकलीफ पहुंचाए। ठीक है, ये लोकतंत्र में होता है। और वो आंदोलन जो थे वो शांतिपूर्वक थे, बंद हड़ताल जरूर हो रही थी, लेकिन उसमें अहिंसा का पालन किया जा रहा था। ठीक है, तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि आपातकाल लगाने की जरूरत नहीं थी। आगे देखिए, आंदोलन अहिंसक और शांतिपूर्ण था, ऐसे में सरकार को जरूरत नहीं थी आपातकाल लगाने की। एक पॉइंट ये भी बन जाएगा कि गृह मंत्रालय जो होता है, होम मिनिस्ट्री, वो उसने कानून व्यवस्था की चिंता जाहिर नहीं की, यानी होम मिनिस्ट्री गृह मंत्रालय के अनुसार कानून व्यवस्था बिगड़ने का कोई खतरा नहीं था। ठीक है, तो ऐसे में फिर क्या जरूरी था आपातकाल लगाना? बिल्कुल भी नहीं था। तो ये भी पॉइंट अच्छा बन जाएगा। इसके बाद देखो, देश की एकता, देश की अखंडता को खतरा नहीं था, ऐसे में सरकार आपातकाल लगाने की बजाय दूसरा रास्ता अपना सकती थी। सरकार के पास और भी रास्ते होते हैं, जनता की बात मान लो, या तो ये रास्ता है, ठीक है, आंदोलनकारियों की बात मान लो, या तो ये सिंपल रास्ता है। अगर नहीं मानते हो तो भाई तुम्हारे पास और भी तरीके होते हैं ना, कि पुलिस के द्वारा, या फिर तुम आंदोलन को किसी और तरीके से भी खत्म कर सकते हो, बातचीत करो। नहीं मानते तो फिर तुम दूसरे तरीके से हटा सकते हो, लेकिन इमरजेंसी लगाना ये थोड़ा अलग हो जाता है मामला। तो इन्होंने ये किया। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि इंदिरा गांधी के पास ऐसी स्थिति से निपटने के लिए आपातकाल की घोषणा के अतिरिक्त और भी तरीके थे, पर उन्होंने क्या करा? वो नहीं करा, उन्होंने सीधा आपातकाल लगा दिया, जो कि गलत फैसला था। तो ये आप ऐसे विपक्ष में भी लिख सकते हो।
अगला क्वेश्चन है कि आपातकाल के दौरान क्या क्या हुआ। ये शायद हम रिपीट हो रहा है, आई थिंक पढ़ चुके हैं। तो देखिए, विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला, धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई, प्रेस सेंसरशिप लागू कर दी गई, आरएसएस जमात इस्लामी को बैन कर दिया गया। इसके अलावा 20 सूत्री कार्यक्रम लेके आई थी इंदिरा गांधी, जिसमें भूमि सुधार करना था, भू पुनर्वितरण, जमीन का पुनर्वितरण करना था, मजदूरों को जो उनकी जो पगार होती है, वैक्स जो भी उनका मतलब पैसे वगैरह जो मेहनताना जो उनको मिलता है उसको बढ़ाना वगैरह था, उस पर विचार करना था। ठीक है, मैनेजमेंट करना था मजदूरों को लिए, बंधुआ मजदूरी की समाप्ति, जनता की भलाई के काम, कुछ ऐसे काम थे जो उन्होंने 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत किए थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और बाकी ये सब तो मैं आपको बता चुका हूँ, ये सारा वही है जो अभी अभी हमने पढ़ा है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपातकाल से क्या महत्वपूर्ण सबक मिले? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस चैप्टर से ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कहेंगे इसे। ठीक है, क्या सबक मिले? 3 सबक मिले थे इंपॉर्टेंट, वो तीनों आपको बताऊंगा आगे। इसके ऑप्शन में एक और क्वेश्चन दे रखा है कि 1975 में लगाए गए आपातकाल से सीखे किन्हीं 3 पाठों की व्याख्या कीजिए। सेम बात है। अब देखो, ये सारे पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, इसीलिए अथवा 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 करके मैंने दे दिया। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, बार बार अगर आप देखोगे पिछले कुछ सालों के पेपर तो रिपीट हो रहे हैं, और ये अलग अलग लैंग्वेज में, एक ही क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमा देते हैं और फिर पूछ लेते हैं हर साल। तो आपको पता होना चाहिए 1975 के आपातकाल में उजागर हुई भारतीय लोकतंत्र की कमजोरी और इसकी ताकत। ठीक है, इसके 3 बिंदु आपको बताने। अथवा में एक और क्वेश्चन दे रखा है कि 1975 के आपातकाल ने किस प्रकार भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को लाभान्वित किया, फायदा पहुंचाया। तो ये 4-5 क्वेश्चन है जिनका एक जैसा आंसर बनेगा। तो चलिए देखते हैं, विस्तार से बताऊंगा आपको, ध्यान से देखना है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आप इसे समझ लो। देखो, आपातकाल के दौरान भारतीय लोकतंत्र की ताकत और कमजोरी दोनों सामने आ गई। लेकिन क्या हुआ था उस समय जब आपातकाल लगाया गया था, उस समय सरकार के पास सारी शक्तियां चली गई थी, सरकार ने मनमाने तरीके से शासन व्यवस्था चलाई थी। लेकिन कुछ समय के बाद क्या हुआ, वापिस से जब आपातकाल खत्म हुआ तो वापिस से लोकतांत्रिक राह पे सब कुछ लौट आया। ठीक है, इससे ये बात तो साबित हो गई कि भारत से लोकतंत्र को विदा कर पाना आसान नहीं है। तो ये यहाँ से हमको एक सबक मिलता है कि भारत से लोकतंत्र को नहीं हटाया जा सकता। ठीक है, पहला पॉइंट। अब एक चीज और देखिए, यहाँ पे कमजोरी और ताकत दोनों तरह के ये जो पॉइंट लिखे ना, इसमें आपको ऐसे पॉइंट समझने हैं जो सकारात्मक हो और जो नकारात्मक हो। मैं आगे जो भी बताऊंगा ना, तो जो आपको पॉजिटिव लगे वो भी ध्यान में रखना है, जो नेगेटिव लगे वो भी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो देखते हैं आगे। आपातकाल से संविधान में वर्णित आपातकाल के प्रावधानों में कुछ अर्थगत उलझाव थे। ये एनसीईआरटी की भाषा है, थोड़ी आपको मुश्किल लगेगी, एनसीईआरटी से लिया। ठीक है, देखो देखो, आपातकाल में आपातकाल लगाने का मतलब संविधान में आपातकाल लगाने का सरकार को पूरा अधिकार दे रखा है, लेकिन वो तब लगाने का अधिकार दे रखा है, उसके लिए कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं। लेकिन ये जो इन्होंने बोल दिया था ना कि अंदरूनी गड़बड़ी की वजह से आपातकाल लगा रहे हैं हम, तो ये गलत था। तो इसके बाद ये बात सामने आई, इसमें सुधार किया गया बाद में। ठीक है, कि अब कोई मतलब एक बार तो इंदिरा ने ये वाली गलती कर दी, लेकिन उसमें बाद में सुधार ये किया गया संविधान में कि ताकि कोई दूसरा मतलब दूसरा शासक ना ऐसा ना आ जाए जो दोबारा से आपातकाल लगा दे जरा जरा सी बात पे। ठीक है, विरोध प्रदर्शन होते रहते हैं देश में, हर किसी की सरकार में होते रहते हैं, लेकिन इमरजेंसी नहीं लगाई जाती। इमरजेंसी के लिए एक ठोस मुद्दा होना चाहिए। तो ये तो बाद में सुधार कर लिया गया और ये कहा गया कि अब अंदरूनी आपातकाल सिर्फ सशस्त्र विद्रोह, जब सशस्त्र विद्रोह हो जाए, यानी आपस में तलवार वगैरह या हथियार लेके मारने काटने पे आ जाए, ऐसी स्थिति हो जाए, तब क्या करना है, तब आपातकाल लगाना है। ये नहीं कि कोई धरना प्रदर्शन कर रहा है, शांतिपूर्वक तरीके से कर रहा है तो इमरजेंसी लगा दो, तो ये चीज गलत बताई है। अगर हिंसा होती है तब लगा सकते हो, ठीक है, लेकिन बिना हिंसा हुए नहीं लगाना है। तो ये क्लियर हो गई थी यहाँ पे। और इसके लिए एक बात और जरूरी करती थी जो उस समय नहीं हुई थी, आपातकाल की जो घोषणा है उसकी सलाह जो है वो मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को लिखित में देगा। ठीक है, यानी कैबिनेट को जो मंत्रिपरिषद है उसको भी मतलब ये चीजें पता होनी चाहिए। लेकिन उस बार क्या हुआ था, इंदिरा गांधी और उनके जो करीबी थे एक दो, उनको ही पता थी। मंत्रिपरिषद को तो इमरजेंसी लगाने के बाद बताया गया था कि भाई इमरजेंसी लग चुकी है। सुबह उनको मीटिंग में बुला के बताया कि देश में ये हो गया, हमने इसको गिरफ्तार कर लिया, ये कर दिया, वो कर दिया, सुबह इनको पता लग रहा है। तो ये गलत था। तो ये 2-3 बातें हैं, ये यहाँ पे क्लियर हो गई बिल्कुल कि अब ऐसा नहीं हो सकता भविष्य में दोबारा कि तुम ऐसे किसी मुद्दे पे लगा दो। सशस्त्र विद्रोह होगा तब लगाओगे, मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को लिखित में देगा तब लगाएंगे। ठीक है, ये चीज चलेगी। तो ये 2 पॉइंट आपको क्लियर हुए। आगे देखो, आपातकाल से हर नागरिक अपने अधिकारों के प्रति ज्यादा सचेत हो गया। यानी पहले लोगों को अपने अधिकार के प्रति उतने सचेत नहीं थे जितना इमरजेंसी के बाद हुए। ठीक है,
आपातकाल की समाप्ति के बाद अदालत जो उस समय में जो काम नहीं कर रही थी शुरू में, क्योंकि अदालतों पे भी एक तरह से बैन ही लग चुका था, तो अदालतों ने भी व्यक्ति और नागरिकों के अधिकार में की रक्षा में अपनी भूमिका निभानी शुरू कर दी थी। और इसके बाद कई सारे ऐसे संगठन भी बन गए जो लोगों के अधिकारों के लिए काम करने लगे। इसके बाद है आपातकाल में सत्ताधारी दल ने पुलिस का और प्रशासन का भी खूब मतलब फायदा उठाया था, जबकि कभी भी मतलब सरकारी कर्मचारियों का इस्तेमाल अपने पक्ष में नहीं कराना होता सरकार को, लेकिन उन्होंने ये खूब करा था। ठीक है, तो ये संस्थाएं स्वतंत्र रूप से उस समय में कार्य नहीं कर पा रही थी, लेकिन बाद में ये भी कार्य करने लगी। तो यहाँ पे अब सबक के रूप में आप ये बता सकते हो कि भारत से लोकतंत्र को विदा कर पाना बहुत मुश्किल है। दूसरा ये है, यहाँ पे एक पॉइंट देख सकते हो कि दूसरा पॉइंट ये बन जाएगा कि बिना किसी तगड़े ठोस कारण के, यानी बिना सशस्त्र विद्रोह के, ये नहीं आपातकाल नहीं लगाया जा सकता। एक चीज ये है कि मंत्रिपरिषद जब तक राष्ट्रपति को लिखित में नहीं देगा तब तक नहीं लगाया जाएगा। तो ये कुछ सबक मिले हमें यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा जो चैप्टर है ये के जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो हो जाते हैं। इसके बाद कुछ शॉर्ट और कुछ मिक्स वाले क्वेश्चन भी आपको कराने वाला हूँ। तो देखते हैं, सरकार अगर अस्थिर हो, उसके भीतर कलह हो, तो मतदाता ऐसी सरकार को कड़ा दंड देते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ये पेपर में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। रिपीट क्वेश्चन के नाम पे बोले तो ये कई बार 2 से 3 बार आपको रिपीट दिख जाएगा। तो ये जो स्टेटमेंट है ये आपकी एनसीईआरटी से है, अगर आपने ध्यान से एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो आपको स्टेटमेंट मिल जाएगी ये वाली। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं ये कौन सी बात की तरफ इशारा कर रहा है। तो देखिए 1977 में जो चुनाव हुए थे, आपको पता है जनता पार्टी जो थी वो जीत गई थी। अभी हमने 330 के करीब सीटें पढ़ा था ना इससे पहले वाले क्वेश्चन में थोड़ी देर पहले, तो ये पार्टी जीत गई थी। ऐसा पहली बार हुआ था इतिहास में कि केंद्र में कोई गैर कांग्रेसी जो पार्टी है वो सरकार बनाने वाली थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत थी। दिक्कत क्या थी कि इनके बीच में कोई तालमेल नहीं था। चुनाव के बाद नेताओं में प्रधानमंत्री बनने के लिए होड़ मच गई। ठीक है, चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम, मोरारजी देसाई ये लड़ने लगे कि मैं पीएम बनूंगा, मैं पीएम बनूंगा। लास्ट में क्या हुआ, मोरारजी देसाई को पीएम बनाया। अब इनके पास ना तो कोई मतलब दिशा थी, ना कोई नेतृत्व था अच्छा, ना कोई साझा कार्यक्रम था, ना कोई सरकार चलाने का तगड़ा अनुभव था इनके पास। ये इमरजेंसी के दौरान जो गलत हुआ था लोगों के साथ, उसका गुस्सा था लोगों में, उस गुस्से को हथियार बनाकर ये सत्ता में आए थे। ठीक है, उस चीज का फायदा उठा के। लेकिन जब इनको काम करना नहीं आया, इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं था, तो ऐसे में सरकार गिरनी थी। 18 महीने तक सरकार चली, उसके बाद सरकार गिर गई। फिर चरण सिंह को प्राइम मिनिस्टर बनाया कांग्रेस ने समर्थन देके। ठीक है, वो भी 3-4 महीने अपनी सरकार चला पाए, उसके बाद उन्होंने समर्थन खींच लिया। फिर ऐसे करते करते 1980 में दोबारा चुनाव कराने पड़े। ठीक है, सरकार जो थी पूरी मतलब पूरी तरीके से अपना पूरा शासनकाल जो 5 साल का होता है वो नहीं निभा पाई, बीच में ही चुनाव कराने पड़े। तो 1980 में चुनाव कराने पड़े। इस चुनाव में कांग्रेस ने वापस से 353 सीटें ले ली और सत्ता में आ गई। तो यहाँ पे एक बात साबित हो जाती है। क्या साबित होती है, यदि सरकार अस्थिर हो, जैसे यहाँ पे चल रहा था, उसके भीतर कलह हो, आपस में ही कंपटीशन हो कि मैं पीएम बनूंगा, मैं पीएम बनूंगा, ऐसी लड़ाई चल रही हो, तो मतदाता ऐसी सरकार को कड़ा दंड देते हैं। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा याद रखना है, बिल्कुल आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो, आपातकाल के दौरान कुछ हुई जातियों की जांच के लिए किस आयोग को बनाया गया था और इसकी क्या उपलब्धियां है। तो आपातकाल के दौरान जो जो गलत हुआ था लोगों के साथ, उसके लिए क्या हुआ था, एक जांच आयोग बनाया था जनता पार्टी की सरकार ने, जिसका नाम था शाह जांच आयोग। तो नाम सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। इसने क्या करा, इसने पूरी छानबीन की और कुछ पॉइंट निकाले कि क्या क्या गलत हुआ था। जैसे कि यहाँ पे देखो, इन्होंने कहा कि निवारक नजरबंदी जो कानून था, इसके तहत 1,11,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। प्रेस पे जो पाबंदी लगाई थी वो गैर कानूनी और गलत तरीके से लगाई गई थी। शाह जांच आयोग ने एक रिपोर्ट दी, उसने बताया कि दिल्ली की जो बिजली आपूर्ति जो महाप्रबंधक थे, उनको गवर्नर के दफ्तर से 26 जून 1975 की रात 2 बजे मौखिक आदेश मिलता है, लिखित में नहीं, मौखिक। कहते हैं कि जाओ और बिजली काट दो, समाचार पत्र जो जहाँ से न्यूज़पेपर छपते हैं उनकी सभी की बिजली काट दो, कोई पेपर नहीं छपना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये चाह रहे थे कि प्रेस पे सेंसरशिप लग जाए, पाबंदी लग जाए, कोई भी मतलब सरकार के खिलाफ कुछ भी ना लिख पाए। ठीक है, तो ये चीजें हैं। संजय गांधी जो कि इंदिरा गांधी के बेटे थे, लेकिन ये कोई बड़े राजनीतिक पद वगैरह पे नहीं थे, ना कोई आधिकारिक पद पे थे, लेकिन बस उनके बेटे थे, तो इन्होंने भी खूब सरकारी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया था। ठीक है, क्या किया था इन्होंने, झुग्गी जो बस्तियां थी उसको हटाया था जबरन, लोगों की जबरन नसबंदी कराने में भूमिका निभा रहे थे ये। आपातकाल का जनसाधारण पर गलत प्रभाव हुआ,
पुलिस हिरासत में, मौत और यातनाएं हो गई थी, गरीब लोगों को उजाड़ दिया गया, दूसरी जगह बसाया गया। तो मतलब जिसे कहते हैं ना नंगा नाच, वो हुआ था कांग्रेस के शासनकाल में, आपातकाल के दौरान बहुत गलत हुआ था लोगों के साथ। ठीक है, तो वो जो जख्म है वो लोगों के मन में जो उस समय थे उनसे कभी पूछना, वो आपको बताते हैं कि क्या क्या हुआ था। तो इसीलिए शायद आज इस लेवल पे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, लोकतांत्रिक पुनरुत्थान, कई बुक में अभ्युत्थान भी लिखा होगा। ठीक है, मतलब एक ही है। लोकतांत्रिक पुनरुत्थान से क्या अभिप्राय है? तो देखिए, देश की लोकतांत्रिक राजनीति में जनता की बढ़ती सहभागिता को, जनता खुद से मतलब इन्वॉल्व होने लगी देश की लोकतांत्रिक राजनीति में, इसी को लोकतांत्रिक पुनरुत्थान कहा जाता है। समझ में आ गया होगा। शॉर्ट में आए तो ऐसा लिखना है। तीन, अगर हम देखें आजाद भारत में, तो अभी तक तीन महत्वपूर्ण पुनरुत्थान देखे गए हैं। सबसे पहला अगर हम देखें तो 1950 से 1970 के दशक तक, फिर दूसरा देखें अगर हम तो 1980 के दशक में, तीसरा देखें तो 1990 के दशक में। ठीक है, क्या खास हुआ था इनमें? तो ये देखिए, 1950 से 70 के दशक में देखें तो वयस्क मतदाताओं की जो संख्या थी वो काफ़ी बढ़ रही थी, यानी ये इनकी सहभागिता बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। 1980 के दशक में देखें तो देखिए यहाँ पे ना टाइपिंग की मिस्टेक है, वयस्क की जगह यहाँ पे आ जाएगा, मैं बताता हूँ, SC ST OBC, यानी इसको बोलेंगे हम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग। ये जो कैटेगरी थी ना, इनके मतदाताओं की जो बढ़ती सहभागिता हो रही थी इस समय में देखा गया। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड वाला। थर्ड जो है 1990, आपको पता है इस समय में LPG ये वाली योजना लाई गई थी। LPG पे मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण बोलते हैं इसको। तो इस पे अलग से एक बड़ा वीडियो बनाया, अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो उसे देख लें। नई आर्थिक व्यवस्था अपनाई गई थी। इस समय में जो युवा वर्ग था, जो नौजवान थे, उनकी सहभागिता काफ़ी बड़ी थी। तो ये तीन जो है पॉइंट, ये तीनों आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये न्यू टॉपिक है। आपको बता दूं ये न्यू टॉपिक है, तो इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर में क्वेश्चन आएगा बिल्कुल, यहाँ से जरूर पूछा जाएगा, तो ये आपको बिल्कुल दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, और इस चैप्टर की वीडियो को जरूर देख लेना। और भी न्यू टॉपिक है जो मैंने चैप्टर की वीडियो में बिल्कुल विस्तार से पढ़ाए हुए हैं, आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देख सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप जरूर आप ज्वाइन कर लो, क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप नाम से अपना ग्रुप है टेलीग्राम पे। 21-22 हज़ार के करीब आई थिंक स्टूडेंट जुड़े हुए हैं वहाँ पे। आपको सारी वीडियोज़ के लिंक वगैरह वहाँ पे मिल जाया करेंगे टाइम पे। तो मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।